नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि राहुल गांधी को लेकर एक आरोप बार बार लगता है। कभी उनका बयान आता है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कभी कहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग से दूर जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये सारे बयान जो हैं वो विदेशी धरती से आते हैं, विदेशी मंचों से आते हैं। अब यहाँ एक सीधा सवाल मन में आता है, क्या वे बोलने से पहले सोचते भी हैं कि क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं? मैं यहाँ किसी की नीयत पे हमला तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे गंभीर विषय पर ऐसे हल्के और एक तरफा बयान देना या तो जानकारी की कमी हो सकती है या तो जिम्मेदारी की कमी। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आंकड़े सबके सामने हैं और कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। बीजेपी के कार्यकाल में तेजी दिखी और उम्मीद से ज्यादा दिखी है। राहुल गांधी पर आरोप लगता रहा है कि वे विदेश जाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, छवि को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ की सरकार को नाकाम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आरोप लगते रहता है उन पे। अब मैं यहाँ साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आरोप और सच्चाई में फर्क होता है। और आज जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे कोई फिलहाल ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं। हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अनुमान के दम पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते। तो सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी सही हैं या राहुल गांधी गलत है। सवाल है कि मामला क्या है और विवाद की जड़ कहां है और इस पर हंगामा क्यों मच रहा है। तो आइए पूरे मामला को समझते हैं एक एक करके। दरअसल 30 दिसंबर को अमेरिका के 8 सांसद ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को एक पत्र लिखा। अब यह समझना जरूरी है कि पत्र किसी आम मुद्दे पर नहीं था, बल्कि उसमें उमर खालिद का जिक्र था। वही उमर खालिद है जिस पर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गंभीर आरोप लगे थे और उसे यूएपीए के तहत हिरासत में लिया गया था और जो उसी समय से लंबिक न्यायिक हिरासत में है। अमेरिकी सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि उमर खालिद की लंबी कैद को लेकर उन्हें चिंता है। और एक बात बता दूं, उमर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबे अंजारिया वो 5 तारीख को अपना फैसला देने वाले हैं, यानी कि आज ही। अगर मैं ये वीडियो कल पोस्ट करता हूं तो आज फैसला देने वाले होंगे, नहीं तो अभी पोस्ट कर दूंगा तो वो कल देने वाले होंगे फैसला। अच्छा, अब यहीं से सवाल पैदा होता है और ये सवाल भावनात्मक नहीं है, संवैधानिक है और नैतिक है। किसी दूसरे देश के सांसद भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर चिंता जता रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब यहीं से मामला सिर्फ उमर खालिद तक सीमित नहीं रहता, ये सवाल बन जाता है भारत की संप्रभुता का, उसके न्याय तंत्र का और उसके आंतरिक मामलों का। और यहीं से इस पूरे विवाद में राहुल गांधी का नाम जुड़ने लगता है। कैसे, किस आधार पर और क्यों? अब राहुल गांधी का नाम इस पूरे मामले में जुड़ा कैसे, इसे समझने से पहले जरूरी है कि हम अपनी जानकारी को साफ साफ रखें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन 8 अमेरिकी सांसद ने पत्र लिखा वो हैं कौन और आखिर पत्र में लिखा क्या गया है। इस पत्र का नेतृत्व किया है अमेरिकी सांसद जेमी रेस्किन ने। जेमी रेस्किन अमेरिका के सांसद है, उन्होंने इस पत्र का नेतृत्व किया है और उनके साथ इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य सांसद हैं जैन साकावोस्की, इल्हान उमर। आप इन दोनों का नाम खास करके याद रखिएगा, जैन साकावोस्की और इल्हान उमर, क्योंकि ये बाद में समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अन्य सांसद जो हैं उनका नाम है प्रमीला जयपाल, जिम मैकगवर्न, बारबरा ली, आंद्रे कार्सन और कोरी बुश। अब अपने सांसदों के नाम जान लिए तो चलिए अब सीधे पत्र की भाषा पर आते हैं कि उसमें लिखा क्या है, पत्र में उन्होंने लिखा क्या है, ये जान लेते हैं। पत्र में अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि उमर खालिद पिछले 5 वर्षों से बिना मुकदमे के जेल में बंद है। उन्होंने भारत सरकार से यह मांग की है कि उमर खालिद को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई मिले। साथ ही पत्र में न्यायपालिका में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब यहाँ हम भावनाओं से नहीं, सीधे तर्क से बात करेंगे। पहला सवाल है मेरा, क्या न्यायिक देरी भारत में कोई नई बात है? सच ये है कि भारत में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं, करोड़ों मामले। ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है ये।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या यह भारत का आंतरिक मामला नहीं है? और अगर है तो फिर इस पर आवाज भारत के नागरिकों की ओर से उठनी चाहिए, भारत की अदालत में उठनी चाहिए, भारत की संसद में उठनी चाहिए। क्योंकि जब भारत के भीतर भारतीय लोग किसी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो वह लोकतंत्र की ताकत लगती है, लेकिन जब बाहर के संसद भारत के न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठाते हैं तो वह सवाल बन जाता है भारत की संप्रभुता का। और यही बात कई लोगों को खटकती है। न्याय की मांग गलत नहीं है, लेकिन न्याय की मांग बाहर से दबाव बनाकर हो, यह सही नहीं लगता है। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ मानव अधिकार चिंता है या इसके पीछे राजनीतिक संकेत भी छुपे हैं? और यहीं से राहुल गांधी का नाम जुड़ता है। कैसे और क्यों, अभी समझते हैं। अब आपको याद दिलाता हूं, मैंने खास तौर पर जैन साकावोस्की और इल्हान उमर का नाम आपको याद रखने को कहा था। क्यों? क्योंकि 2024 में राहुल गांधी की इन दोनों नेताओं से मुलाकात हुई थी। ये तथ्य है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी मीटिंग को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तर्क ये है कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर ऐसे नेताओं से मुलाकात करके भारत विरोधी ताकत को हवा दी। उनका कहना है कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसमें कि विदेशी संसद भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसके पीछे कांग्रेस की भूमिका है। अब यहाँ रुककर थोड़ा समझना जरूरी है। राहुल गांधी का उन नेताओं से मिलना तथ्य है, लेकिन उस मुलाकात को सीधे सीधे भारत विरोधी साजिश कहना यह तर्क नहीं बनता जब तक उसके पीछे ठोस सबूत ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कुछ किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अनुमान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होता, न्याय नहीं होता। ये राजनीति में यह बहुत आसान होता है कि घटनाओं को जोड़कर एक कहानी बना दी जाए, लेकिन बिना प्रूफ के निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, और बिना प्रूफ का निष्कर्ष निकालने पे वो खतरनाक होता है। इसलिए इस मुद्दे पर बोलना सही नहीं है। अब असली सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी मिले या नहीं मिले। असली सवाल ये है कि क्या भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी कमजोर है उससे बाहर से टिप्पणी की जाए, और क्या यहाँ हर विदेशी को राजनीति का हथियार बनाया जाता है? और यहीं से मुद्दा और गहरा हो जाता है। राहुल गांधी को लेकर एक बात बार बार देखने को मिलती है। कई मौकों पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे जाते हैं, कभी तथ्यों के बिना तो कभी तर्क के बिना, और कई बार विदेशी मंचों से लोकतंत्र, भारत की छवि और देश की संस्थाओं पर विदेशी धरती पे इस बारे में जाके बोलना ये कोई साधारण बात नहीं होती है। एक जिम्मेदार नेता से यह उम्मीद की जाती है कि वो बोले तो सोच समझ कर बोले। अब रही बात न्यायिक प्रक्रिया की, जो इस पूरे टॉपिक का जड़ है न्यायिक प्रक्रिया की, तो उसमें किसी को भी संदेह नहीं है। भारत का आम आदमी आज परेशान है इससे। तारीख पर तारीख, सालों तक केस और न्याय का इंतजार। एक गरीब के लिए बड़े केसेस में न्याय मिलना लगभग नामुमकिन है, और अगर कोई सब कुछ त्याग करके लड़ने पे आ जाए तो अपना सारा चीज गंवा करके 20 साल बाद न्याय मिलता है, तो वैसे न्याय को डस्टबिन में डाल के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो चिंता का विषय है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला याद रखिए। 2017 में जो उस लड़की के साथ हुआ, कागज पर लिखा जाएगा न्याय मिल गया, लेकिन जब सोचिए उसकी कीमत क्या थी। उस लड़की ने अपने पिता को पुलिस हिरासत में खोया था। फैमिली के और कई सारे मेंबर संदिग्ध हादसे में चले गए, और यहां तक कि पीड़िता खुद और उसके वकील मौत के मुंह से लौटे। इसीलिए कहा जाता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। जिस न्याय के लिए पूरा परिवार उजड़ जाए वो सिस्टम की जीत नहीं है, सिस्टम की नाकामी दिखाता है, और ये नाकामी का शिकार देश का आम आदमी होता है। और इस मामले में भी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं उमर खालिद के केस के बारे में नहीं जानता। मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं की है। अगर वो दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी भी अपराधी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो जरा एक पल रुक कर सोचिए, खुद को उसकी जगह रखिए। आप घर से निकलते हो ये सोचकर कि समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए सवाल पूछेंगे, और वही समाज आपको दुश्मन, देशद्रोही और खतरा मानने लगे। ये सवाल किसी एक नाम का नहीं है, ये सवाल हर आम नागरिक का है। तो ये आवाज बाहर से नहीं अंदर से उठनी चाहिए।
बहुत सारे लोगों को यहाँ तक भारत सरकार की तरफ से भी हमेशा बोला जाता है कि ये संप्रभुता पे हमला है अगर कोई बाहर से आवाज उठाता है भारत के आंतरिक मामलों में। अमेरिका के सांसद क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है। ये आवाज अमेरिका की सांसद से नहीं उठनी चाहिए, ये आवाज भारत की संसद से उठनी चाहिए, जो कि यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। भारत के मीडिया से उठनी चाहिए और भारत के आम लोगों के भीतर से यह आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि इसका असर विदेशी नागरिक पर नहीं, यहाँ के नागरिक पे होता है, सीधे हम जैसे भारतीयों पे पड़ता है। जब कोई आम आदमी अखबार में पढ़ता है कि किसी व्यक्ति को 5 साल, 10 साल, 20 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा गया और अंत में अदालत कह देता है ये व्यक्ति निर्दोष है, तो उस दिन समाज के मन में डर बैठ जाता है। अब लोग सोचते हैं अन्याय के खिलाफ बोले या फिर चुप रहें, सरकार से सवाल करें या नहीं, सच बोले या चुप रहे, और फिर डरते हुए कहते हैं कहीं मुझे भी झूठे केस में फंसाकर सालों जेल में ना डाल दिया जाए। और डरा हुआ समाज कभी सवाल नहीं पूछता है, और जहां सवाल नहीं होते वहां लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और ये समस्या आज की नहीं है, शुरुआत से रही है यहाँ। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल बाद निर्दोष साबित होता है, तब तक उसके पास क्या बचता है? जवानी खत्म, कैरियर खत्म, परिवार टूट चुका होता है, बच्चे बिना सहारे के हो जाते हैं, सारी कमाई जमा पूंजी जो भी होता है केस में खर्च हो जाता है, और बाहर आने पे समाज आज भी उसे शक के नजर से देखती है निर्दोष साबित होने के बाद। तब सवाल उठता है कि इन 20 बर्बाद सालों की कीमत कौन देगा? सच्चाई ये है कि भारत में आज भी गलत गिरफ्तारी और लंबे कारावास के लिए कोई मजबूत कानून और मुआवजा नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सिस्टम की नाकामी है। यहां मैं साफ साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो बीजेपी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, ना तो कांग्रेस को बचाने के लिए। अगर हम इसे पार्टी की लड़ाई बना देंगे तो असली समस्या कभी हल नहीं होगी। ये सिस्टम की समस्या है और इस सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो भी सत्ता में हो। पिछले 60 सालों में अगर कांग्रेस ये सुरक्षा नहीं दे पाई है, तो आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो ये जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ेगी। खैर, इस विषय पर आगे और भी गहराई से बात होगी। आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में अपना राय जरूर देते जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।